वाला काम शुरू करते हैं। बेटा मेरे ऊपर वाला फ़ैन बंद कर दे ज़रा। हाँ, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स नाम है चैप्टर का। हमें कुछ चीज़ें खाने में खट्टी लगती हैं और कुछ चीज़ें खाने में कड़वी लगती हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें न्यूट्रल होते हैं, मतलब हम फ़र्क नहीं बता पाते कि खट्टा है, मीठा है, सॉरी खट्टा है, कड़वा है या न्यूट्रल, मतलब टेस्टलेस है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो सार इन टेस्ट क्यों होते हैं? एसिड्स की वजह से। कुछ सब्सटेंसेस बिटर होते हैं, बिटर मतलब कड़वे होते हैं टेस्ट में, वो होते हैं बेसिस की वजह से। और सॉल्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हो सकता है, ठीक है। कुछ पिंचिंग टेस्ट वाले हो सकते हैं, कुछ सिर्फ नमकीन हो सकते हैं, उनका डिफरेंट टेस्ट हो सकता है। बट हमें खट्टी क्यों लगती हैं चीज़ें? जब उनमें एसिड होता है। सार वर्ड क्या बताता है हमें? कोई चीज़ खट्टी है। और हमें कोई चीज़ कड़वी कब लग सकती है? जब उसमें बेस होता है, ठीक है। लिखो ये वाली बात अपने पास। अगर कोई चीज़ सार है, सार मतलब खट्टी है, तो वो है बिकॉज ऑफ एसिड। और अगर कोई चीज़ बिटर है, बिटर टेस्ट का मतलब हो गया कड़वा, तो वो है बिकॉज ऑफ बेस, ठीक है। तो मैं एसिड और बेस के बीच में डिफ्रेंशिएशन कैसे कर पा सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ? यूजिंग सम इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेट करते हैं वो कि आपका जो सब्सटेंस है क्या वो एसिडिक है या आपका सब्सटेंस बेसिक है। वो हमें पता चलता है इंडिकेटर्स की हेल्प से। सॉल्ट भी बता सकते हैं, वो सॉल्ट होता है कि कोई चेंज ही नहीं आया उसके अंदर। तो लिखो, इंडिकेटर की डेफिनेशन लिखो। These are special substances used in laboratories to differentiate between acids and bases। कि लैब के अंदर जो सब्सटेंसेस मुझे एसिड और बेस के बीच में फ़र्क बताएंगे, उन सब्सटेंसेस को मैं क्या बोलूँगा? इंडिकेटर, ठीक है। नोट कर लिया? चलें आगे। बेस और बिटर हर बार होता है, एक्सेप्शन भी होती है। बेटा ज़ोर से बोल, आवाज़ नहीं आ रही तेरी। ये एसिड सोर है और बेस बिटर है, ये हर बार होता है, इसकी एक्सेप्शन नहीं, भी ये है। हर बार होता है बेटे। एवरी टाइम ये ट्रू होगा। एसिड्स आर ऑलवेज सार इन टेस्ट एंड बेसिस आर ऑलवेज बिटर इन टेस्ट, ठीक है। जो अर्ली केमिस्ट होते थे ना, मतलब 16 सेंचुरी 7 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, 17 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, तो वो डिफ्रेंशिएट स्टार्टिंग में ऐसे ही करते थे। इंडिकेटर तो तब तक डेवलप हुए नहीं थे, तो हल्का सा वो सब्सटेंस हाथ पे लिया और टेस्ट किया उसको। अगर तो कड़वा है इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगा, और अगर खट्टा है तो डेफिनेटली। चलें आगे। तो भैया HCl वगैरह। हाँ, डाइल्यूट फॉर्म लेंगे ना HCl की। जैसे तुमने कभी गलती से बैटरी का पानी पिया है? जो बैटरी के अंदर पानी डलता है, गलती से पिया है कभी? मैं जब छोटा था मैं पी गया था। तो वो बहुत डाइल्यूट फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब इतनी बड़ी वो केनी में मुश्किल से 1 चम्मच या एक आधा चम्मच सल्फ्यूरिक एसिड का डाल देते हो, तो दैट इज़ अ हाईली डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म। तो अगर उसको पी लोगे तुम, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बॉडी गल जाएगी, कोई हार्म नहीं होगा, तो डाइल्यूट फॉर्म को टेस्ट कर सकते हो। चलें आगे। इसका मतलब ये नहीं है कि लैब में जाके मैम से मांगने लग जाना थोड़ा सा हाथ पे डालना टेस्ट करना, कर मत देना है।
लिखो बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, वन इज नेचुरल इंडिकेटर, तो वर्ड नेचुरल से ही पता चल रहा है बेटा, जो हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, जो हमें नेचर से मिल रही हैं चीज़ें, उसको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। लिखो एग्जाम्पल्स जो हैं इसके, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, नंबर 1 लिटमस। देखो लिटमस पेपर भी हो सकता है, लिटमस सॉल्यूशन भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं लिटमस। इट कैन आइदर बी लिटमस पेपर और इट कैन आइदर बी लिटमस सॉल्यूशन। पेपर है जब वो स्ट्रिप की फॉर्म में तुम्हारे स्कूल में होता है, और सॉल्यूशन है जब हमने उसको एक लिक्विड फॉर्म में बनाया हुआ। टर्मरिक। ठीक है, मैं बेटे 1 बाय 1 लिखवा रहा हूँ। लिटमस पेपर या सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है? लिखो, इट इज़ अ पर्पल डाई, इट इज़ अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, it is a purple dye extracted from lichen, lichen पेड़ का नाम है, ठीक है, lichen। इतनी गर्मी है, ये भी हवा नहीं फेंक रहा। ये ऑर्गेनिज्म ही होता है? नहीं, प्लांट है बेटा। अब प्लांट ब्रैकेट में लिख लेना, अब प्लांट, ठीक है। कलर चेंजेस जो है वो बाद में करेंगे, कौन सा कलर चेंज कैसे हो रहा है बाद में देखते हैं, इकट्ठी टेबल बना लेंगे उसका। सच में हवा नहीं फेंक रहे, क्या हो गया इसको? जाली कल तो करी है साफ में। चलो सेकंड लिखो बेटा। सेकंड लिख लो, कैबेज लीव्स, रेड कैबेज लीव्स, सॉरी, लाल रंग की एक पत्ता गोभी आती है, रेड कैबेज, ठीक है। थर्ड लिखो बेटा, टर्मरिक, हल्दी, हल्दी इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। और फोर्थ लिखो, प्लांट्स ऑफ, सॉरी, पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, petals of some flowers such as hydrangea, ठीक है, पेटूनिया, और जेरेनियम, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है ना बेटा, वो इन दो पे बनता है, एक तो लाइकन वाला तो है ही इम्पोर्टेंट, और एक टर्मरिक वाला। तीसरा क्या लिखा है भैया? हाँ बेटा, थर्ड क्या लिखा है? जेरेनियम है बेटा, प्लांट का नाम है जेरेनियम, ठीक है। कर लिया नोट? ये ऑन है ऑफ है? और तूने छेड़खानी तो नहीं करी थी इसके साथ मेरे पीछे से कल? हो गया, लिख लिया? विश्वजीत हो गया रजे? ठीक है, चलो आगे देखो। ये तो थे नेचुरल इंडिकेटर्स, अगले इंडिकेटर्स है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक वर्ड से तुम्हें क्या समझ आता है? मैन मेड। मैन मेड, जो लैब में बनाते हैं। तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होंगे? दोज इंडिकेटर्स विच आर मेड इन लैब, जो लैब में बनाए जाते हैं उन इंडिकेटर्स को सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं।
तो उसके जो हैं वो 2 एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं. नंबर 1 इज मिथाइल ऑरेंज. हाँ हाँ लैब लिखा. और नंबर 2 इज फिनॉल. कुछ टीचर फिनॉफ्थिलीन बोलते हैं इसे, कुछ फिनॉल्फिथिलीन बोलते हैं. मैं प्रेफर करता हूँ फिनॉल्फिथिलीन क्योंकि इससे स्पेलिंग याद रहते हैं बच्चे को ना. फिनॉल्फिथिलाइन. ठीक है, ये 2 नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, मतलब लैब में बनाए जाते हैं. ठीक है. भैया पीएच पेपर. क्या कह रहे हैं? पीएच पेपर. पीएच पेपर बेटा एक्यूमुलेशन मतलब कॉम्बिनेशन है बहुत सारे इंडिकेटर्स का. जब मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स मिक्स कर देता हूँ तो मुझे पीएच इंडिकेटर मिलता है. वो अलग चीज़ है, वो बाद में पढ़ेंगे. यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो. हो गया बेटा? पक्का? चलो कलर कोडिंग लिख लो इसमें. हटा दूँ? फिनॉफ्थिलीन की स्पेलिंग ध्यान रखना. मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे लिखना, फिनॉल फ थ लाइन. ठीक है, तभी स्पेलिंग याद रहता है मुझे हर साल. फिनॉल लिखो, फ लिखो, थ लिखो और अ लाइन लिख दो. ठीक है. आगे देखो बेटा, कलर कोडिंग जो मैंने बताई है अलग अलग. सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एक तो बेटे लाइकेंस का है, या लिटमस पेपर का लिख लो, लिटमस. एक टर्मरिक का लिख लो. एक लिख लो मिथाइल ऑरेंज का. ठीक है, और एक लिख लो फिनॉफ्थिलीन का. अगर एसिड है तो क्या होगा, बेस है तो क्या होगा. ये कलर हमने याद रखने हैं, पेपर में आ जाते हैं कभी कभी. हाँ वही है, ठंडी अब हवा. तो अगर लिटमस है और एसिड आ जाए उसके आगे तो क्या कलर चेंज होगा उसका? रेड हो जाता है. रेड. अगर लिटमस है और एसिड के साथ हम उसको चेक कर रहे हैं तो रेड कलर देगा, और ब्लू बेस के साथ चेक कर रहे हैं तो ब्लू कलर देगा. टर्मरिक सर एसिड पर के एक साथ. रेड लिटमस भी नहीं होता था? बेटा क्या कह रहे हैं? जो 2 कलर के लिटमस पेपर होते थे ना, एक तो रेड और ब्लू. बेटे इन जनरल जो कलर होता है ना लाइकेंस का, वो डार्क पर्पल या ब्लू ही होता है. ठीक है, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि रेड से ब्लू चेंज हो जाएगा अगर बेस है, और ब्लू से रेड चेंज हो जाएगा अगर एसिड है. ठीक है, तो ओवरऑल कलर याद रख ले भी क्या चेंज आया उसमें. एसिड है तो चेंज हो जाएगा रेड में, और बेस है तो चेंज हो जाएगा ब्लू में. ठीक है. टर्मरिक के लिए एसिड में बेटा नो चेंज. हाँ नो चेंज. हल्दी अगर पीले रंग की है तो पीली ही रहेगी एसिड के साथ, लेकिन बेस में क्या होगा, इट विल टर्न इनटू रेडिश ब्राउन. एक सवाल है एनसीईआरटी में कि टर्मरिक का स्टेन लगा हुआ था शर्ट पे, वाइट कलर की शर्ट पे टर्मरिक का स्टेन था, सब्जी गिर गई बच्चे से, और मम्मी ने जब वो घर पे धोई तो वो ब्राउन कलर का हो गया स्टेन. येलो कलर से उसका कलर ब्राउन हो गया. तो ऐसा क्यों हुआ होगा? सूप के अंदर बेस होता है. क्योंकि सोप क्या होता है, बेस होता है. जब बेस उस टर्मरिक के साथ मिक्स हुआ तो उसने उसका कलर क्या कर दिया, रेडिश ब्राउन. ठीक है, सवाल एनसीईआरटी में है, मेरे मॉड्यूल में भी होगा, देख लेना उसको. कारण क्या है, बेस इज अ सोप इज अ बेस, और जब उसने टर्मरिक स्टेन के साथ मिक्स होके कलर दे दिया रेडिश ब्राउन. ठीक है. किसी ने बचपन में साबुन खाया है? खाया है मितेश? तू ही कर सकता है ऐसे काम. तो साबुन का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा. कड़वा होता है साबुन, बहुत कड़वा होता है रादर, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. मिथाइल ऑरेंज के साथ लिखो बेटा. मिथाइल ऑरेंज में जब हम रेड डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड.
ठीक है, और जब हम बेस डालते हैं तो वो हो जाता है येलो। ठीक है, लिखना चाहते हो ब्लड रेड और गोल्डन येलो लिख सकते हो, अदरवाइज रेड और येलो लिख सकते हो। ब्लड रेड और गोल्डन येलो या फिर रेड या येलो, बस। और तूने लिख लिया। फिनोफ्थलीन में एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, तो वो कलरलेस ही रहते हैं। मतलब फिनोफ्थलीन इनिशियली कलरलेस होता है, तो बाद में भी कलरलेस ही रहता है, लेकिन जैसे ही उसको बेस मिलता है वो पिंक हो जाता है। ठीक है, हमारे ना +1 +2 में एक एक्सपेरिमेंट है जिसको टाइट्रेशन बोलते हैं। तो टाइट्रेशन में क्या करते हैं हम ना, बूंद बाय बूंद केमिकल डालते रहते हैं, और हमारे पास एक टाइट्रेशन फ्लास्क होती है जिसके अंदर हम फिनोफ्थलीन डाल के रखते हैं। तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को जस्टिफाई करता है बस, कि जब तक एसिड है तब तक उसका कलर क्या होगा, कलरलेस। तो जो आपके पास टाइट्रेशन फ्लास्क में केमिकल है वो कलरलेस है, हम बूंद बाय बूंद उसमें बेस डाल रहे हैं। तो एसिड और बेस मिलके, हम आगे पढ़ेंगे, एसिड और बेस मिलके बनाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जो एसिड है वो धीरे धीरे ख़त्म होकर सॉल्ट और वाटर बनता जाता है। ठीक है, जिस मूवमेंट पे सारा का सारा एसिड यूज़ हो गया, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसमें फिर भी बेस डाल रहा हूँ, मतलब उसमें मैं बेस ऐड करे जा रहा हूँ ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो क्या होगा, सारा का सारा एसिड यूज़ हो गया। अब उसका कलर जो है वो कलरलेस से बेस डलते ही क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो जो हमारा वो एक्सपेरिमेंट है ना +1 +2 में, हम ऐसे बूंद बाय बूंद, ड्रॉपर समझते हो तुम, ड्रॉपर, वो इतनी एक एक बूंद नीचे ड्रॉप करता रहता है। वो फ्लास्क होती है, एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उसका ब्यूरेट बोलते थे उसको शायद से। तो उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें बेस गिरता रहता है, और हम नीचे ना ऐसे उसको शेक करते रहते हैं, मिक्स होता रहे साथ साथ। तो जैसे ही सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हुआ और बेस एक्स्ट्रा, एक बूंद भी बेस एक्स्ट्रा ऐड हो गया साथ के साथ, मेरा कलर क्या हो जाएगा। वो इतना प्यारा रिएक्शन है ना, बच्चे लगे हुए होते थे, और जैसे ही ज़्यादा डल गया, अब पहले तो बेबी पिंक होता है, लाइट पिंक होता है, बट अगर ज़्यादा बेस डल गया तो उसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क पिंक। और हमारे टीचर इतने पक्के थे कि अगर डार्क पिंक वाला तुम उनके पास लेके जाते थे वो वापस कर देते थे, दोबारा करके लाओ रिएक्शन, मेरे को बेबी पिंक कलर ही चाहिए, मतलब बहुत लाइट कलर का पिंक चाहिए। ठीक है, समझ आ गई, याद रहेगी ये बात। फिनोफ्थलीन क्या करता है, अगर एसिड में है तो कलरलेस, और अगर बेस में है तो पिंक हो जाएगा। ठीक है, इतनी गर्मी है, लैपटॉप वैपटॉप सब गर्म हो रखे हैं, फिर हिल गए। बेटा ये चलाइयो फैन, कैमरा नहीं ऑन हो रहे हैं ना। ओके, तो इंडिकेटर्स की बात हो गई है, आगे देखो ज़रा। हाँ, इंडिकेटर्स की बात हो गई बेटा, अगला देखो टॉपिक। इंडिकेटर्स ये वाले जो थे बेटा, ये तो थे जो अपना कलर बदलते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपने रंग बदल देते हैं 10वीं के बाद, वैसे ही ये अपना रंग बदलते हैं और हमें पता चल जाता है कि एसिड है या बेस है। वैसे ही हमारे दूसरी तरह के जो इंडिकेटर होते हैं वो होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। लिखो इसकी डेफिनेशन। स्मेल वाले। लिखो बेटा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो स्मेल वाले होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। लिखो, these are the substances which change their smell
lose their smell or odor on या in लिख लो in acidic और basic medium। मतलब अगर एसिडिक मीडियम में डालोगे तो उसकी स्मेल कुछ और हो जाएगी, बेसिक मीडियम में डालोगे तो कुछ और हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो दो तुमने मेन यूज़ करने हैं लैब में या करते हैं हम, एक तो है बेटा अनियन जूस और एक है बेटे वनीला एक्सट्रैक्ट या वनीला एसेंस। ये जो हम खाने में भी डालते हैं वनीला एसेंस। एक और लिख लो क्लोव ऑयल। क्लोव क्या होता है बेटा? लौंग। तो एक हो गया आपका क्लोव ऑयल, ठीक है। इनका रिएक्शंस लिख लेते हैं या इनका जो रिस्पांस होगा फॉर एन एसिड और पहले वाले फिशन के साथ होते हैं। हाँ बेटा बोल, क्या कह रहे हैं? वो पहले वाले विजन इंडिकेटर्स होते हैं। पहले वाले कौन से इंडिकेटर होते हैं? विजन कह सकते हैं, कलर कह सकते हैं, डाई कह सकते हैं, डाई इंडिकेटर्स, क्योंकि कलर चेंज हो रहे हैं उनमें। देखो बेटा एसिड के साथ और बेस के साथ क्या रिएक्शन होंगे। तुमको पता है अनियन में क्या डला हुआ होता है? कौन सा एसिड होता है अनियन में? किसमें? अनियन में, प्याज में कौन सा एसिड होता है? कौन सा है? ऑर्गेनिक नहीं होता। सिट्रिक। पता है नहीं पता? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अरे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बोल रहा हूँ ना मैं। प्याज काटने पे आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमारी आँखों में चला जाता है, हमारी आँखों के साथ फ्यूम्स जो होती हैं वो रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो अनियन में ऑलरेडी एसिड है, तो जब एसिड में एसिड डालोगे तो कोई कलर ओडर में चेंज आएगा नहीं। तो क्या होगा इसमें? एसिड डालने पे नो चेंज। और अनियन जूस में जब तुम बेस डाल देते हो तो क्या होता है? वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो जो प्याज की स्मेल थी वो ख़त्म हो जाती है, चली जाती है। तो इसमें अगर बेस डाल दोगे तो क्या होगा? स्मेल वैनिशेस, चली जाएगी वो, ठीक है। भैया पायरुवेट और सल्फ्यूरिक एसिड सेम होते हैं? यार फैन बंद करियो एक बार। हाँ जी, पायरुवेट और सल्फ्यूरिक एसिड सेम होते हैं? बायरूबिक? क्या नाम बताया तूने? बायरूबिक? PYRUBIC। बेटा तू एक बार माइक के पास आके बोल सकता है? ऑनेस्टली कुछ नहीं सुन रहा, साथ में कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। पायरुवेट एसिड। पायरूविक एसिड, अच्छा। पायरूविक एसिड तो डिफरेंट चीज़ है राजीव, तो पायरूवेट वाला है ना वो। तो पायरूविक एसिड तो पायरूवेट के केस में पढ़ा था हमने, यहाँ पे कहाँ से आ गया वो? डिफरेंट चीज़ है। आगे देखो चलो, वनीला एसेंस के केस में क्या होगा? वनीला एसेंस के केस में एसिड के साथ आता है नो चेंज, और बेस के साथ स्मेल वैनिशेस। इसको ना एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, मेरे को उल्टा लग रहा ये है। गूगल तो दिखा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता। क्या कह रहे हैं? गूगल दिखा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, पायरुवेट एसिड होता है। किस में? प्याज में? यार मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, मेरे को आज नई बात क्यों पता चल रही है तुझसे? When cutting onions, the volatile sulfur containing compound is released
दिस गैस रिएक्ट्स विद मॉइस्चर इन योर आइज फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड। एग्जैक्टली सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, सल्फर बेस्ड कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी आँख में पानी के साथ, मॉइस्ट आई के साथ रिएक्ट करके एसिड बना देते हैं। अब ठीक है, चल इसका भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सही है, सही था। क्लोव ऑयल का लिखो बेटा फटाफट। क्लोव ऑयल की स्मेल ना बड़ी स्मूथ सी होती है, अच्छी सी होती है। तो जब क्लोव ऑयल को भी हम HCl में एसिड में डालते हैं तब भी नो चेंज आएगा, और इसकी स्मेल गायब हो जाएगी विद बेस। तो तीनों चीज़ों में सेम ही रिजल्ट है बेटा। ठीक है, कुछ भी डाल दे बेस, अभी बहुत सारे होते हैं, पढ़ेंगे कौन कौन से बेसेस हैं। भैया असली में वेनिला एसेंस कड़वा होता है ना, हाँ बेटा, बेस होता है। कड़वा इसलिए होता है राजे क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है वो ना। मतलब जैसे अगर मुझे केक बनाना है तो उसकी एक बूंद भी पूरे केक में डलती है। एक्चुअल में वनीला एसेंस कड़वा लगता है बिकॉज बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है वो। चलें आगे। ऐसे तो अल्कोहल भी कड़वा होता है बट वी कैन नॉट कॉल इट एज अ बेस। एसिड भी नहीं है ना ये? क्या अल्कोहल? ये वनीला एसेंस हुआ है। वनीला एसेंस की ऑर्गेनिक हो है, बट देखना पड़ेगा एक बार, आई एम नॉट श्योर एसिड है या बेस है। चलो देखो, लिखो अब यहाँ से एक्चुअल में एसिड शुरू हो रहे हैं, लिखो एसिड्स के बारे में। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। Vanilla essence is not a strong acid but it does have acidic properties। ठीक है, बट वो कड़वा टेस्ट उसका कंसंट्रेशन की वजह से आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है वो। तो एसिड्स का रिएक्शन फर्स्ट केस है बेटा, एसिड्स का रिएक्शन मेटल्स के साथ। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, हमने ना फर्स्ट चैप्टर में भी सीखी थी बात, अगर तुमको याद हो, हमने एक रिएक्शन करके देखा था। हमने लिए थे जिंक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? छोटे पीसेस बट इरेगुलर शेप के। हमने लिए थे जिंक ग्रेन्यूल्स, और उन जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर हमने डाल दिया था HCl, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया था। तो हमने पोर किया इसमें HCl, और HCl पोर करने के बाद क्या हुआ था, इसमें फटाफट से रिएक्शन हुआ और छोटे छोटे से बबल्स बनने लग गए, याद है? ठीक है, तो ये बबल्स क्या जस्टिफाई करते थे? H2 गैस, ये जस्टिफाई करते थे एवोल्यूशन ऑफ गैस। हाइड्रोजन। और कौन सी गैस रिलीज होती है इस केस में? H2 गैस। क्यों H2 गैस बनती है? देखो, जिंक ग्रेन्यूल्स को अगर HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या होगा बेटा? फैन चला दे कहीं दोबारा बंद हो जाए कैमरा। HCl को Zn के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से? केदारनाथ का माली आलू ज़रा Zn फीके से पकाता है H, तो Zn H से ऊपर है, इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है HCl से, H से। तो वो क्या करेगा? H की जगह स्पेस ले लेगा, क्या बनाएगा? ZnCl2, और खुद H अलग हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस। तो जब रिएक्शन होता है किसी भी मेटल का किसी भी एसिड के साथ, तो क्या बनता है?
मेटल का सॉल्ट, Zn का सॉल्ट बना है यहाँ पे, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लिखो इसको बेटा। ये लाइन में ही लिख लेना एक। When an acid reacts with metal, a metal, the metal displaces the metal displaces the hydrogen atoms from the acid and forms metal salt, और उसके साथ लिख लेना हाइड्रोजन गैस लिबरेट्स इन दिस प्रोसेस। हाइड्रोजन गैस liberates in this process। ठीक है, डन। बना लिया वंशिका बेटे, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हो जाएगा तो बता देना बेटा। देखो अब ये हाइड्रोजन गैस जो निकली है, इसका ना एक डिटेक्शन टेस्ट होता है, अपने पास ड्रॉ करना, क्योंकि एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन आ गए थे डायरेक्टली कि गिव द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। ठीक है, तो उसका पूरा अपने एपरेटस बनाना है, मतलब कैसे कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं ड्रॉ करना मेरे साथ साथ। देखो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब बना लो, और उस टेस्ट ट्यूब पे ऊपर हमने स्टॉपर लगा दिया। ठीक है, यहाँ से हमने सिर्फ प्रावधान छोड़ा है कि गैस निकल सके, और वो गैस जा रही है बेटे इन रिटर्न एक सोप सॉल्यूशन में। कि ये जो यहाँ पे बेटे बबल्स बनाए हैं ना मैंने, देख लो एक बार, ये जो डॉटेड बनाए हुए हैं, डॉट्स बनाई हुई हैं, ये तो हाइड्रोजन बबल्स हैं, क्योंकि बहुत छोटे बबल्स बनते हैं, ऐसे नहीं कह सकते हम बहुत बड़े बड़े बबल्स बनेंगे इस केस में। तो हाइड्रोजन बबल्स हैं,
ये जो मैंने थोड़े बड़े पीसेस बनाए हैं जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, और जो ये बनाया हुआ है इसको तुम HCl लिख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो होगा क्या, ये HCl गैस यहाँ से राइज करेगी, इससे पास होते हुए जाएगी, ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो बबल्स बनेंगे किसके बनेंगे, आपके H2 गैस के। ये काफी बड़े बनते हैं। हाँ बेटे, सोप सॉल्यूशन होता है ना, ये वाली चीज़ जो है सोप सॉल्यूशन है, मतलब साबुन का पानी है। जैसे तुमने खेला होगा ना, साबुन के पानी को अगर तुम फूंक मारते हो तो बड़े से बबल्स बनते हैं, वैसे ही हम इंटेंशनली इसको सोप सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं ना कि बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन जाएं। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनके पास से जली हुई माचिस की तीली लेके आ रहा हूँ। इस माचिस की तीली से क्या होगा, अगर तुमने पढ़ा हो बचपन में, हाइड्रोजन गैसेस कंबस्टिबल, आग पकड़ लेती है वो। तो जब वो बबल के पास माचिस की तीली आएगी, वो आग पकड़ लेगी, तो एक छोटा सा एक्सप्लोजन होगा और पॉप साउंड आएगी, पट की आवाज़ आएगी, ठीक है। जैसे बोतल नहीं खुलती है एकदम से पॉप पॉप करके, तुमने पॉप अप फोड़े हैं, वो जो दिवाली पे आते हैं, गठे बोलते हैं जिनको हिंदी में, तो पॉपअप्स की जैसी साउंड आती है ना, प्यारी सी मतलब बहुत स्वीट सी वैसी साउंड आती है। तो इससे हमें बर्स्ट होने पे मिलती है पॉप साउंड। ये एपरेटस बना लो, फिर मैं तुमको लाइन लिखवा देता हूँ। लिबरेशन ऑफ गैस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, H2 गैस ही बनेगी इस केस में। लिबरेशन ऑफ गैस इज़ देयर, बट उस गैस की पुष्टि कैसे होगी, कंफर्मेशन कैसे होगी, कि आप उसके पास एक माचिस की तीली लेके आ जाओ। अगर माचिस की तीली के साथ वो बबल जो है वो पॉप साउंड से बर्स्ट होता है, इसका मतलब डेफिनेटली कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लिखो, बना अगर लिया। ऑक्सीजन के रुक जा, पास आने दे मेरे को, ईयरफोन्स नहीं है आज। हाँ, अगर ऑक्सीजन हो फिर साउंड नहीं आएगी ना बेटे, बर्स्ट नहीं होगा वो, छोटू से एक्सप्लोजन नहीं होगा उसमें। CO2 में भी नहीं बर्स्ट होगा बेटा, CO2 इज़ अ नॉन मीथेन कंबस्टिबल गैस। मीथेन अब मीथेन तो बनी नहीं रही ना बेटे, अगर बनी अगर बनेगी तो उसका टेस्ट अलग होगा। फिर इसके लिए हमने हाइड्रोजन का टेस्ट करना है, विच इज़ कंफर्म्ड ओनली व्हेन वी से दैट मेटल इज़ रिएक्टिंग विद एसिड, ठीक है। 2 मिनट रुकना है, इसका फोकस हट गया। कौन सा रिएक्शन है बेटा, वो तो कंबस्टिबल रिएक्शन, कंबशन हो रही है ना, वो तो आग के साथ मिलके जब हाइड्रोजन गैस H2 गैस जब O2 के साथ रिएक्ट कर रही है, तो एक स्मॉल एक्सप्लोजन हो रहा है, छोटू सा एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा ये। क्लियर है, चलो देखो आगे। लिखो इसके बारे में, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस लिखना है इसके साथ, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। Bring a burning matchstick near the soap bubble containing hydrogen gas liquid. If it explodes with a pop sound, मतलब एक्सप्लोड का मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा फटेगी, टाइनी सा एक्सप्लोजन होगा और आपको स्पेसिफिकली पॉप साउंड आएगी। पॉप साउंड मतलब जैसे पॉपकॉर्न बन रहे हो तुम्हारे कुकर के अंदर, वैसी साउंड आती है ना, वैसी पॉपअप साउंड आती है। तो विद द पॉप साउंड इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस,
It confirms the presence of hydrogen gas. ठीक है, क्लियर है बात? लिख लो बेटा। इसके साथ ही ना एक नोट सा बना के लिख लो, मुझे पता है तुम गलत करोगे इसको। अगर Fe को मैं H2SO4 से रिएक्ट करवाऊँ तो क्या बनेगा? भैया 1 मिनट थोड़ा सा रहेगा पीछे। FeSO4 plus H2। शाबाश, FeSO4 plus H2। अगर मैं कैल्शियम को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो क्या बनेगा? CaSO4 whole twice plus शाबाश, H2। CaSO4 plus H2। अच्छा, एरो बना सकते हैं क्योंकि लिबरेट हो जाती है। अगर मैं एल्यूमिनियम को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या बनेगा? Al2SO4 whole thrice। Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2 गैस। बैलेंस कर लो, ये थ्राइस है तो यहाँ थ्राइस आ जाएगा, ये भी थ्राइस आ जाएगा, एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन इट लिबरेट्स। और अगर कॉपर को H2SO4 से रिएक्ट करवाऊंगा तो CuSO4 plus H2। CuSO4 प्लस H2। यहाँ तुम फंस गए मेरे जाल में। SO। तभी मैंने स्पेशली लिखवाया है। अगर Cu के अंदर H2SO4 डाल दें, कॉपर के अंदर अगर H2SO4 डाल दें तो No reaction। बोल रहे हो, आर्यन बोल रहे बार बार, क्या होगा? No reaction। रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए आपको? नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा रिएक्शन? केदारनाथ Copper का come reactive humidity। माली आलू ज़रा फीके पकाता के, उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है कौन है आगे आओ। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है बेटे, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो वो थोड़ी सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगी हाइड्रोजन को हटा के। तो इस केस में हमें स्पेसिफिकली क्या बताना है? देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है बात? चलो नोट करो इसे, नोट करो इस बात को। मेरे को पता है पेपर ऊपर में आएगा तो तब भी गलत करोगे तुम। बड़े कॉन्फिडेंटली चले हुए हो स्पीड में, CuSO4 बनेगा, नहीं बनता एक बार CuSO4। पिछली स्लाइड दिखा दो जो वो लास्ट की लाइन रह गई थी। क्या कह रहे बेटा? पिछली स्लाइड दिखा दो, लास्ट की लाइन रह गई थी। अच्छा, 2 मिनट रुकना है ना, सारे इसने लिखना है कुछ। ले बेटा लिख ले। हो गया सर। चलो ये भी लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट है चीज़, नोट करो फटाफट। हो गया? चलो देखो आगे। सबने नोट कर लिया? विश्वजीत नोट कर लिया? रजे वाला पार्ट भी। ये रिएक्टिविटी सीधी पूरी नहीं आई थी तो मैंने इधर को लिख दिए, बट क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से, लिख लो कौन सा याद रहती है तुमको, लिख लो, बोल बोल के लिखो मन में। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ।
ये ना बेटे एक वे होता है याद करने का, अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं लिख के दे दूँगा, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं इसको हम। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, यहाँ तक एक होती है, फिर होती है कौन है आगे आओ। हाँ, कौन है आगे आओ पीटें। तो एक वे है लर्न करने का बस रिएक्टिविटी सीरीज़ को। हो गया सबका? पीटें। अकल बड़ी के भैंस। हो गया? भैया एफ वी के बाद पी बी क्यों है? एफ के बाद पी भी लिखा हुआ है रजित। पीके से क्या कह रहे हैं? पीके से एस एन भी होता है। एस एन हमारी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो नहीं लिखता। एस एन क्या होता है बालकों? क्या एस एन एस मरकरी 10 होता है एस एन। पीटी प्लैटिनम हाँ जी बेटा। और वो एयू है। एयू गोल्ड। गोल्ड होता है, एजी सिल्वर होता है, एचजी मर्क्यूरी होता है। लिख लिया? आपने भी लिख लिया वंशिका? हटा दूं स्लाइड? जल्दी बोलो यार, जो ऑनलाइन देख रहा होगा बेचारा बाद में वो तो बोर ही हो जाएगा। चलो आगे लिखो। क्या मेटल बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं? क्या मेटल्स बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं? करते हैं। करते हैं, ठीक है। कुछ मेटल्स कुछ बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे ये लिख लो बात अपने पास, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस। ठीक है, गिने चुने से आंसर है बेटा, इसको याद रखना अच्छे से। जैसे जिंक का रिएक्शन बेस के साथ NaOH के साथ बनाता है Na2ZnO2। ये हमारे घर से आवाज़ आ रही है। Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। वही सेम चीज़ हो रही है बेटा। मेटल reacts with base to form metal salt plus hydrogen gas। ठीक है, डन। एक और लिख लो इसका एग्जाम्पल, ये रेयरेस्ट एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल लिख लो इसका जो आ जाता है। एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद बेस सच एज NaOH टू फॉर्म। अच्छा, इसका नाम नहीं लिखा मैंने, नाम लिखो बेटा, नाम मेरे को याद दिलादा करो। ये था जिंक। NaOH को क्या पढ़ेंगे बेटे, पता है किसी को? वेरी गुड। क्या पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको पढ़ेंगे हम सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, ठीक है। और ये पता है सबको हाइड्रोजन गैस। वैसे ही एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है बेटा। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद NaOH टू फॉर्म NaAlO2 प्लस H2 गैस, ठीक है। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, कोई गेस कर सकता है? सोडियम। अगर वो जिंकेट है तो ये क्या होना है? वेरी, क्या बोलते हैं इसको? एल्यूमिनेट।
और इसके साथ बन रही है हाइड्रोजन गैस। तो ये दो एक स्पेसिफिक रिएक्शंस याद रख लेना बेटा, ये थर्ड चैप्टर में भी रिपीट होंगे, अदरवाइज इस चैप्टर में भी मैंने लिखवा दिए हैं कि हाँ बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है और सेम चीज़ बनाएगा मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, बट तो इसमें actually नाम क्या आ possible- जाएगा, सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, और ये होते स्पेसिफिकली कुछ है नहीं सारे रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे, बट स्ट्रॉन्ग बेसेस रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो रिएक्ट कर लेता है फॉर श्योर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रिएक्ट कर लेता है। चलें आगे, लिख लिया। देखो बेटा अगला रिएक्शन लिखो, लिख लिया था ना सबने, तूने बोला नहीं विश्वजीत, चेंज कर दी मैंने स्लाइड बेटे। लिख लिया सर। ठीक है, अगले रिएक्शन लिखो बेटा, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, रिएक्शन सॉरी मेटल नहीं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स and metal hydrogen carbonate। या तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देख रहे हैं हम उसका, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। ठीक है, लिखें इसके बारे में। ये जनरलाइज रिएक्शन लिखो बेटा पहले, मेटल कार्बोनेट reacts with acid to form metal salt plus water plus carbon dioxide। ठीक है, मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो मेटालिक सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे आया, Na का पॉजिटिव और CO3 का 2 नेगेटिव, तो कंबाइन हो गए क्या बन गया वो Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl, भैया पीछे आपने जो हो गया। हाँ बेटा, नहीं कुछ नहीं, HCl एसिड हो गया, तो मेटल का सॉल्ट बनाएगा, मतलब Na जो है वो इसके रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा, शाबाश, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, चेक करोगे बैलेंस्ड है, यहाँ पे Na के 2 थे, यहाँ पे Na का 1 है, तो क्या करें सबसे पहले, एक 2 लगेगा इसके साथ, तो 2 लगा देते हैं, बट यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब हाइड्रोजन के 2 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ पे 1 + 2 3, होगी बैलेंस। लिख लो, नाम लिख लो रजिन के, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। ये था हाइड्रोक्लोरिक ये एसिड। NaCl एक्वस फॉर्म में होता है। हाँ बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। डन। एक और करके देख लेते हैं रिएक्शन। लिखो, हटा दूं इसको। बेटा विश्वजीत लिख लिया आपने भी? हाँ जी सर। ठीक है, एक और रिएक्शन बेटा बना के देखो खुद। अगर मैं तुमको ऐसे रिएक्शन पूछ लूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे लिख के दे रहा हूँ, चलो, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा? बनाओ अपने आप, ट्राई करो। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, CaSO4 plus H2O बस plus बस रुक जा रुक जा। हाँ बेटा जतन, हो गया? हो गया? बताओ चलो, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? Ca2 पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव, कंबाइन हो के क्या बन गया? CaCO3। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। रिएक्ट होके क्या बनाएगा बेटा? इसका कैल्शियम चला जाएगा सल्फेट के पास, Ca2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, कंबाइन होके क्या बनेगा? CaSO4 प्लस, ये कंफर्म है H2O बनेगा, ये कंफर्म है CO2 बनेगी। ठीक है, CO2 रादर लिबरेट हो जाती है तो एरो बना सकते हो आप। बैलेंसिंग देखो बेटा, सल्फेट की कैल्शियम कैल्शियम, हाइड्रोजन के दो हैं, हाइड्रोजन के दो हैं, कार्बन का एक है, कार्बन का एक है, ऑक्सीजन के यहाँ 3 थे, एक इस पे है, 2 इस पे हैं, 3 बैलेंस हो गए, तो ऑलरेडी बैलेंस थे। नाम लिखो इनके, ये तो लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बना? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये हो गया आपका वाटर, एंड देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, नोट कर लो फटाफट। चलें आगे। लिखो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ क्या रिएक्शन होगी? व्हेन अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with the acid, an acid, सेम रिजल्ट्स मिलते हैं बेटा, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, सेम रिजल्ट्स मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने यहाँ CO2 और वाटर लिख दिया, तुमको वैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखना चाहिए। वैसे बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं। हाँ, बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हो। चलें आगे, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कौन सा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट उठाएं बताओ? कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, सोडियम का? कैल्शियम। कैल्शियम का लिख लो। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनेगा बेटे? Ca2 पॉजिटिव, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? क्या? HCO3, और CO3 चार्ज नेगेटिव। कितने का आएगा?
1 नेगेटिव। तो कंबाइन होके क्या बनाएगा बेटा, CaHCO3 होल ट्वाइस। हाँ, कार्बोनेट पे -2 हो गया, हाइड्रोजन आ गई उसके साथ एक, तो -1 रह गया। तो CaHCO3 होल ट्वाइस और उसके साथ एसिड आ गया, मान लो चलो HCl आ गया। तो रिएक्शन क्या बनेगी बेटा, देखो बनाओ रिएक्शन अपने आप। क्या होना चाहिए, कैल्शियम जाएगा HCl के पास, मतलब कैल्शियम जाएगा HCl के नेगेटिव रेडिकल के पास, तो क्या बनाएगा, शाबाश, क्या बनाएगा, CaCl2। Ca का होता है 2 पॉजिटिव, Cl का होता है नेगेटिव, कंबाइन होके क्या बना देगा, CaCl2 प्लस उसके साथ क्या लग रहे हैं, H2O और CO2। देखो बेटा बैलेंस करके देखो इसको, बैलेंसिंग देखो इसकी फटाफट। यहाँ पे Cl के 2 हैं, यहाँ पे Cl का 1 है, ठीक है। अदरवाइज कार्बन के 2 हैं, यहाँ पे कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन के 2 + 1 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है। क्या कर सकते हैं, पहले Cl को ही बैलेंस करके देखें। अगर Cl को बैलेंस करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 लगाना पड़ेगा। Cl बैलेंस हो गया, क्या हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, 2 इसके पास हैं, 2 इसके पास हैं, टोटल 4, इसके पास 2 ही हैं, तो क्या करें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कार्बन कितने थे यहाँ पे, वहाँ पे कार्बन कितने हैं, तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कार्बन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का देख लो, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे कितने 2 और 2 2 ज़ा 4, टोटल कितने हो गए 6, 8 कहाँ से हो रहे हैं भाई, Cl2 क्या, किधर 4 हैं, 6 ही तो हैं, 2 ऑक्सीजन तो इसकी वजह से हो गए और 4 इसकी वजह से हो गए, तो टोटल 6 ही तो बैठे। तो ये इसकी बैलेंसिंग हो गई। आज इसको फटाफट नोट करो, नाम इनके क्या क्या होंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई बच्चा पहले पूछ रहा था अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकली तो क्या पॉप साउंड आएगी, नहीं पॉप साउंड नहीं आती, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अपना एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट हम पढ़ेंगे अभी, कैसे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही निकली है, ठीक है। पेपर में जब टेस्ट आए ना कार्बन डाइऑक्साइड का, तो बच्चे ना आधा अधूरा टेस्ट लिख देते हैं। टेस्ट में ना 2 पार्ट्स हैं उसके, टेस्ट किया वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको हटा दूं अगर नोट कर लिया तो, हेलीकॉप्टर आ गया देख, तुम्हें पता चला अहमदाबाद में फ़्लाइट गिर गई आज, एक 291 लोग मर गए। करें रिएक्शन बनाएं, तो इसके अंदर बेटे हमने इनिशियली रखा हुआ था थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है।
और इसका हम रिएक्ट करवा रहे थे बेटे HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ हम इसको रिएक्ट करवा रहे थे। तो होगा क्या अल्टीमेटली, रिएक्शन होगा और फ्यूम्स बननी शुरू हो जाएंगी, फ्यूम्स कह लो, गैस बननी शुरू हो जाएगी। और फिर मैं उस गैस को इंटेंशनली पास करवाऊंगा बेटा लाइम वाटर से, ठीक है। लाइम वाटर का मतलब क्या होगा, लाइम वाटर क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। लाइम वाटर का मतलब नींबू पानी नहीं होता, काफ़ी बच्चों को लास्ट ईयर ये कन्फ्यूजन रहती थी। लाइम वाटर लेमोनेड नहीं है, वो लाइम वाटर है क्विक लाइम को जब हम पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं तो लाइम वाटर बनता है, ठीक है। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। तो मैंने इस वाली टेस्ट ट्यूब में क्या इकट्ठा कर रखा है बेटा, मैंने इसमें रखा हुआ है यस, लाइम लेकिन वाटर, नहीं होता ये। मैंने इसमें इकट्ठा किया हुआ है लाइम वाटर। हाँ बेटा बोलो। ये स्लेकेट लाइम नहीं होता? बेटा स्लेकेड लाइम होता है, मैंने जो बात बोली है वो सुन ध्यान से। मैंने बोला है कैल्शियम ऑक्साइड को आपने वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करोगे अल्टीमेटली क्या बनेगा, स्लेकेड लाइम ही बनेगा, बट बहुत ज़्यादा पानी में डिज़ोल्व किया हुआ है इसलिए लाइम वाटर बन गया है, CaOH होल ट्वाइस बन गया है, ठीक है। तो लाइम वाटर में जैसे ही मैंने इसको डाला क्या चेंज आएगा, अर्लियर इसका कलर जो था वो कलरलेस था, मिल्की हो मतलब जाएगा। बिल्कुल ही उसमें कुछ नहीं था, आप पानी की फॉर्म में देख सकते थे उसको। बट जैसे ही इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आनी शुरू होगी, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है बेटे, तभी मैं बोलता हूँ ओवरलैपिंग है हमारी न्यूमेरिकल इक्वेशंस। तो जैसे ही इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई, CO2 गैस आई, क्या हुआ, ये वाला जो वाटर था इट टर्न्स मिल्की, मतलब मिल्की कलर का हो जाएगा, ये दूध या रंग का हो जाएगा, सफ़ेद रंग का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो ये कंफर्म कर देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही लिबरेट हो रही है जब मैं उसको लाइम वाटर में डिप कर देता हूँ, लाइम वाटर से पास करवाता हूँ, तो उस लाइम वाटर का कलर इनिशियली अगर कलरलेस है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की, ठीक है। जैसे तुम दूध के पानी के अंदर 1 चम्मच दूध डाल दो तो पूरा का पूरा ग्लास वो सफ़ेद से रंग का हो जाता है ना, वैसे ही ये लाइम वाटर जो अर्लियर कलरलेस था अचानक से वो मिल्की हो जाएगा। बट हमने यहाँ रुकना नहीं है, हमने इसके आगे भी बताना है। क्या बताना है हमने, कि जब मैं CO2 पास करता रहता हूँ, मैंने बोला था ना बच्चे आधा अधूरा आंसर लिख के आते हैं, आधा अधूरा आंसर नहीं लिखना, पूरा लिखना है, कि अभी भी मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं उसमें CO2 पास करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। फिर क्या होगा, इसका जो मिल्की कलर बना है वो फिर से गायब हो जाएगा और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस। पहले कलरलेस था, फिर मिल्की हुआ, मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास करता गया करता गया करता गया, वही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अब उसका कलर मिल्की से फिर से क्या हो गया, कलरलेस हो गया, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, अगेन इट चेंजेस फ्रॉम मिल्की टू कलरलेस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इट अगेन चेंजेस फ्रॉम मिल्की टू कलरलेस, ठीक है। और इस बात की पुष्टि हम अभी इक्वेशंस की फॉर्म में भी कर लेते हैं। अगर CO2 पास ना करें उसके बाद फिर क्या होएगा? फिर वो कलर मिल्की रहेगा बेटा, फिर वो मिल्की ही रहेगा, वो अपना मिल्की कलर रिटेन करेगा। बट अगर मैं एक्सेस में CO2 पास कर दूं, मतलब मैं CO2 पास कर ही जा रहा हूँ उसके अंदर, तो उसका कलर फिर से मिल्की से कलरलेस हो जाएगा। ये लिखना है? हाँ मैं लिखवा रहा हूँ बेटा, सब लिखवा रहा हूँ मैं, नोट कर लिया तुमने इतना? पॉइंट बाय पॉइंट चलो लिखो। बना लिया सबने एपरेटस?
लिखो पास CO2 थ्रू, पास ऐसे लिख लेना, टेस्ट डिटेक्शन फॉर CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पास CO2 थ्रू lime water that is calcium hydroxide aqueous, AQUEOUS, ठीक है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्यों होता है ऐसा? CaOH होल ट्वाइस जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। और ये CaCO3 क्या होता है? सॉलिड कलर में सॉलिड हो जाता है, प्रेसिपिटेट होता है। किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है? वाइट कलर का, वाइट पीपीटी होती है, इसलिए मुझे वो सॉल्यूशन धीरे धीरे मिल्की होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नाम लिख लो बेटा इसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हो गया आपका वाटर, ठीक है। तो ये जो वाइट पीपीटी आ रही है बेटा, इसकी वजह से इसका कलर मिल्की हो जाता है। डन? लिख लोगे तो बता देना, अगला पॉइंट मेंशन कर दूंगा। लिख लिया। इसके बाद पॉइंटर है ऑन पासिंग excess of CO2, on passing excess of CO2 क्या होगा? The lime water becomes clear again as soluble calcium hydrogen carbonate is formed, as soluble calcium hydrogen carbonate is formed। ठीक है, मतलब इसके पास ऑलरेडी बेटे ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो है ही है, मैंने इसमें फिर से CO2 इंट्रोड्यूस करवा दी। ये दो चीज़ें तो ऑलरेडी थी टेस्ट ट्यूब में, मैंने इसमें CO2 और इंट्रोड्यूस करवा दी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? इट फॉर्म्ड CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया जो कि वाटर में सॉल्यूबल था, ठीक है। नाम लिख लेना बेटा इसके, सॉल्यूबल इन वाटर लिख देता हूँ। तो बेटा जब भी पेपर में ऐसा सवाल आए व्हाट इज़ द डिटेक्शन टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, आपने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट नहीं लिखना, आपने दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करने कि जब CO2 हम लिमिटेड अमाउंट में भेजते हैं तो क्या होता है? क्लियर सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। बट अगर मैं उसी को एक्सेस में भेजता ही रहूँ तो क्या होगा? इट अगेन टर्न्स फ्रॉम मिल्की टू कलरलेस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नोट कर लो इसको अच्छे से, रिवाइज कर लेना, और मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है ट्राई कर लेना खुद से। गुड इवनिंग।